खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर ये बताइए कि आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है फ़लस्तीन के मामले पर, तहरीक-ए-इंसाफ ने इसका बॉयकॉट क्यों किया, इसमें शिरकत क्यों नहीं की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह जी कि हुकूमत वक्त आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे तो कोई फ़लस्तीन का झंडा उठाए तो उसके खिलाफ भी पर्चे ये लोग कर देते हैं। तो ये तो हुकूमत पीडीएम की जो है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल, ये तो सबके साथ मगरमच्छ के आंसू रोने वाली बात है। इनमें इनकी नीयत में फतूर है, इनको आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते, कह सकते हैं। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि फस्तायत की हद देखें, हमारे वर्कर्स को इन्होंने जेलों में डाला हुआ है। 1200-1400 वर्कर्स से ज्यादा उनको अरेस्ट किया हुआ है, टीयर गैस शेलिंग हो रही है। जाके अंदर चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को तोड़ फोड़ किया है, गाड़ी को टीयर गैस शेल मारे चीफ मिनिस्टर के। डीएसपी को इन्होंने ज़दोकॉप किया है, मारा है केपी पुलिस के आपके केपी हाउस में। और उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद आजम खान स्वाति साहब, ज़ईफुल उमर हमारे साथी हैं, उनको अरेस्ट किया हुआ है। अलीमा खान साहिबा को, उज़मा खान साहिबा को लातादाद जरताज बीबी के घर में गए हैं, उनको दुपट्टा नहीं पहनने दिया, स्लीपर नहीं पहनने दिए, घसीट के उनको बाहर लेके गए। यहाँ पे ये फस्तायत का नए मेरा ख्याल है ये बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है ये हुकूमत। तो इस माहौल में इनके साथ इस हुकूमत को जो हमें मानती नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग मानते नहीं है, इलेक्शन कमीशन में ये केसेस कर रहे हैं, हमारे केस वहां पे लगे हुए। तो मेरा ख्याल है इनके साथ बैठना, इन चीजों पे इनको लेजिटिमेसी देने वाली बात है। ये तो एक फ्रॉडुलेंट हुकूमत है जो कि फॉर्म 47 के तहत आई हुई है। तो इस हुकूमत को हम लोग यार सच मानते ही नहीं है। सही, लेकिन उमर साहब फिर भी कोई बेहतर इसका हल हो सकता था कि आप टोकन शिरकत भी हो जाती, कोई एक आध शख्स की नुमाइंदगी हो जाती है, एहतजाज भी हो जाता। आप कहते कि जी हमारा वफ्द इसलिए शिरकत नहीं कर रहा कि हम तो एहतजाज कर रहे हैं, हम एहतजाज पर हैं, हम नहीं मानते। ये सारी बातें जो आपने की हैं ये आपकी दुरुस्त हो सकती हैं, तो लेकिन टोकन शिरकत के तौर पर उसमें फिर फायदा ये हो सकता था कि आप पर यह इल्जाम ना आता कि आपने फ़लस्तीन जैसे इंपॉर्टेंट मौजू पर गैर हाजिरी रखी है। हमारे ऊपर बिल्कुल असदुल्ला साहब इस तरह का कोई इल्जाम न लग रहा है, ना हम लोग लगने देते हैं और न ये वैलिड है। ये लेजिटिमेसी वाली बात है। ये इसी तरह है कि किसी कातिल के घर पे आप चले जाएं और कहें कि जी हम लोग, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, ये बात नहीं है। ये लोग इन लोगों ने बेतहाशा लोगों को ज़दोकॉप किया है। ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये आप याद रखें। तो लिहाजा इनको हम लोग न लेजिटिमेसी दे सकते हैं। फलस्तीन के कॉज के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही हमेशा बात उठाई है। सही है। अच्छा उमर साहब ये बताइए कि आपका एहतजाज चल रहा है 4 अक्टूबर को, जिसकी आपने कॉल दी थी, वो चल रहा है या कॉल ऑफ कर दिया गया है, खत्म हो गया है, या अभी भी कारकुनों के लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि वो पहुंचे और डी चौक पर जाकर एहतजाज करें? नहीं, अभी तक तो हमारा एहतजाज चल रहा है और हम लोग उसकी मोडालिटीज जो है, हमारी जो सियासी क़यादत है उसको फाइनलाइज करके ऐलान के मुताबिक उसको मॉड्यूलेट करेगी। जो इंस्ट्रक्शंस यमीन खान साहब को वजीर आजम इमरान खान साहब ने दी थी, वो मेरा ख्याल है अगले 1-2 दिन में जो है वो जाहिर हो जाएंगी और उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस इमरान खान ने अली मीन गंडापुर साहब को उमर साहब दी थी, उसके बारे में तो कल उन्होंने अपनी स्पीच में कह दिया कि हमें यह कहा गया था कि बस जी चौक पहुंचे, हम पहुंचे, एहतजाज किया और वो खत्म हो गया। तभी तो वो केपी हाउस चले गए थे। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग तो इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस की यही है। जी बस अभी सियासी क़यादत, हमारी मीटिंग होगी, हमारी जो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी है, जो वहां से एलामिया आएगा वो फाइनल होगा। तो उमर साहब, जो अली मीन गंडापुर साहब ने अपनी कहानी सुनाई है, जिसको आपने अगवा का नाम दिया, आपने खुद भी वीडियो पैगाम जारी किया था, आपने कहा कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। उन्होंने तो आके बयान दिया कि उन्हें अगवा नहीं किया गया, और जिस अंदाज में उन्होंने पूरी कहानी अपने रात भर छुपने की और फिर केपी असेंबली पहुंचने की, वापसी के सफर की जो कहानी सुनाई है, क्या पार्टी उस पर यकीन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये इत्तेफाक से जिस इलाके से गए हैं, ये हरिपुर का इलाका था। और ये भी मैं कहता चलूं कि जैसे ही इनके ऊपर रेड हुआ था, मतलब पहले तो बात अलमिया ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस वो किस कानून के तहत अंदर गई, उन्होंने तोड़ फोड़ क्यों की। दूसरी अहम बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर के पीछे इस तरह जाना और उसको अरेस्ट करने की कोशिश करना, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। उसके फौरन बाद पुलिस जो है वो मेरे घर आई, मेरे घर के अंदर इन्होंने रेड किया, ना कोई वारंट ना कोई चीज। लीडर ऑफ की ऑपोजिशन के घर पे ये रेड हो रहा है। कौन सी डेमोक्रेसी में होता है कि जी हाँ कोई मेहमान है, मेरी वाइफ से मेरी सिस्टर वहां पे थी, नमाज पढ़ रहे थे, वो कहते हैं कि जी हम लोग आए हैं यहाँ पे ढूंढने के लिए, उमर अयूब खान है यहाँ पे। और भैया आप किसको ढूंढ रहे हो?
आप किसके तहत ढूंढ रहे हो? मेरी बेल्स इंटैक्ट हैं, आपके पास वारंट नहीं है। केपी हाउस में ऐसे लोग छुपे हुए थे जो अफगान नेशनल थे और जिनको गिरफ्तार किया गया वो भी अफगान नेशनल थे। फिर वो असलहा बरामद करने और उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि अगर कोई दहशतगर्द छुपा होगा या गैर मुल्की बाशिंदा छुपा होगा तो उसके लिए छापा मारा जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल केपी पुलिस आती है, यहां पे वो छापा मारती है और उठा के ले जाती है, अमीर मुकाम को उठा के ले जाती है, XYZ को उठा लेके जाती है, फिर क्या होगा? ये आए तो सही ना, मतलब ये फर्ज-ए-माल केपी पुलिस इन पे छापा मारती है और लोग उठा के ले जाती है और कहती है कि जी हमारे ये मतलूब है। ये बात तो दुरुस्त है कि आप, ये तो एक ऐसा रास्ता खुल रहा है। उमर साहब ये सही कह रहे हैं आपके, अगर सिंध हाउस में कुछ लोगों को उस वक्त छुपाया गया था जब आपकी हुकूमत थी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी सिंध हाउस के ऊपर अपनी नफरी भेज के वहां से अपने लोगों को बरामद कर सकते थे। ये तो एक रास्ता आने वाले वक्त में खुल सकता है। अच्छा, लेकिन अब सर मतलब ये तो फर्ज-ए-माल आपके फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर इधर उधर फिर रहे होते हैं, केपी में कोई आता है, उठा के हम लोग अरेस्ट कर लें, इनको बंद कर लें हम लोग। मतलब ये इनको होश के नाखून ले रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का लौट के कह दे कि जी हमें फलाना बंदा नहीं पसंद, पंजाब गवर्नमेंट उठा के फेडरल गवर्नमेंट के बंदों को ये करे, इनको मालूम नहीं है। ये कहते हैं जी रियासत अली अमीन खान और हम MNAs MPs हम रियासत हैं। ये बाकी जो है आपकी DG रेंजर्स हो गए या DG इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गए या आपकी मुसल्लह अफवाज हो गई, ये सारे के सारे पुलिस हो गए। और ये कोई बहाना मानने वाला है कि जी हम लोग अफगान नेशनल्स को उठाने के लिए आए हो? भाई आप लोग होश के नाखून लो। आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपने डिस्ट्रॉय की है, इनके खिलाफ तो हम लोग एक्शन लेंगे। आप अली अमीन साहब की जो तकरीर है या उनका बयान है उनके के गुम रहने के हवाले से, उस पर यकीन करते हैं या आप जाती तौर पर यकीन करते हैं, या इसको पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी में और अपनी मीटिंग में डिस्कस किया गया है या कोर कमेटी में या किसी भी फोरम पर, और डिस्कस करने के बाद तमाम लोगों ने इत्तेफाक किया है कि हाँ अली अमीन गंडापुर ठीक कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं? नहीं, मेरी तो रात गए अली अमीन खान से बात हुई थी, मैं उधर ही गया था, उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। उन्होंने पूरा अपनी ये जो हुआ था, जिस तरह रेड हुआ था, किस तरह लोग आए थे, और ये सारा उन्होंने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो बताया था और बिल्कुल प्लॉजिबल है। और इसी तरह मतलब जो रूट उन्होंने बताया वही रूट, मतलब वहीं पे आप हरीपुर हैं, एबटाबाद है, कि सारे का सारा रूट तो सही बताया उन्होंने उमर साहब। लेकिन क्या ये बात हैरानकुन नहीं है कि शाम 6 बजे जब उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ तब से लेकर चले, हो सकता है अगले 2-3 घंटे वो ऐसे वक्त ऐसी जगह पर छुपे हों, जैसे वो कहते हैं कि टंकी की छत पे वो छुप गए या वो जो एक चौकी बनाई गई होती है, लेकिन उसके बाद जब फिर उनको निकलने का मौका मिला, कोई उनको फोन दस्तयाब नहीं हुआ जिससे वो आपसे या किसी और पार्टी से या मेंबर से या अपने भाई से राब्ता करते? 24 घंटे तक, बल्कि 28 घंटे तक उन्होंने किसी से राब्ता ही नहीं किया। असदुल्ला साहब बहुत अक्लमंदी की जब तक वो अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचे। आपको मतलब साथियों को जो ये पूछ रहे हैं उन्होंने इन चीजों से वो गुजरे नहीं है, इमीडिएटली ट्रेस हो जाते हैं फोन। हम तो रुपोश रहे हैं ना, हमें मालूम है क्या कुछ करना होता है, क्या कुछ नहीं करना होता। सही है। अच्छा सर, अब ये बताइए कि आपने जैसा कि खुद भी जिक्र किया कि हिदायत तो इमरान खान देंगे और पार्टी से 2-3 दिन से हमारा भी राब्ता हो रहा है, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि अगली हिदायत, आज का इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो अगली हिदायत मिल जाएंगी, लेकिन इमरान खान से राब्ता तो काट दिया गया है। अब 18 तारीख से पहले मुलाकात नहीं हो सकती। कलामी माफ हिदायत इमरान खान साहब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब को दे दी थी, वो आखिरी विजिट थे उनके। तो जो हिदायत आज वो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग आज शाम को मुतवक्के है, जहां पे वो वाजे करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, और जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी है उस पर हम लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन अली अमीन गंडापुर की अंडरस्टैंडिंग तो वाजे है कि बस जी चौक पहुंचना था, बात खत्म हो गई, तो फिर इंतजार किस बात का है? फिर अभी तक कॉल ऑफ क्यों नहीं किया जा रहा? अभी जैसी पॉलिटिकल कमेटी में, फिर ये फर्द वाहिद का डिसीजन नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कलेक्टिव डिसीजन का कहा है, तो जैसे ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का इजलास होगा उसमें डिसाइड हो जाएगा। तो आज मंडे को पार्टी क्या इमरान खान से नई हिदायत सीख कर रही थी या ख्वाहिश थी कि आज इमरान खान से बात होगी इस मामले पर? जरूरी है, वो तो वाजे हो गया था जिस वक्त FIR आई और मैंने वो FIR की तहरीर देखी इस्लामाबाद से, तो ये केस बना रहे थे कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये राब्ता मुनक़ता करें, क्यों ये डरते हैं, तो ये राब्ता कट करना चाह रहे थे। इनको मालूम नहीं है हमारी जमात बड़ी रेजिलिएंट जमात है, हम नहीं है तो कोई और होगा, हम वो नहीं होंगे, कोई और होगा। लीडरशिप वैक्यूम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ में नहीं बनता।
सही है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अभी जैसे कि आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये तो एक फजूल सी बात है कि दहशतगर्द आए थे या अफगानी थे, लेकिन कुछ फुटेजेस दी गई हैं और चलाई गई हैं जिसमें एक असलहा दिखाया जा रहा है, गुलेलें दिखाई जा रही हैं, आंसू गैस के शेल और फायर करने वाला जो इक्विपमेंट है वो दिखाया जा रहा है। और आज उस सिलसिले में एक फुटेज भी हुकूमत ने जारी की है और वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ लेकर आप वहां से चले थे और पुलिस पर आंसू गैस के शेल मारते रहे हैं। सर, आप इसको तस्लीम करते हैं कि वाकई आपके कारकुनों के पास ये तमाम चीजें मौजूद थी? असलहा जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, 4 करोड़ लोगों से ज्यादा की आबादी को रिप्रेजेंट करता है। ये होश के नाखुन ने क्या बातें क्या कर रहे हैं। पुलिस का केपी पुलिस स्पेशल स्क्वाड जो होती है चीफ मिनिस्टर की, वो असला लेके नहीं जाती है। गुलेलें लगाना ये तो धक्के-अनुसी पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, इनका तो ये पुराना अमल ही यही है। ये तो मुकाबला ये कहते हैं जी कैदी फरार होता, पता फुटेज आती है, कैदी के हाथ बांधे होते हैं और पैर बांधे होते हैं कि जी ये फरार हो रहा था, गोली पीछे से लगी। मगर उमर साहब, एक एहलकार अब्दुल हमीद शाह की शहादत भी हुई है, उसको भी के बारे में भी हुकूमत ने कहा है कि इनको जदोकोब किया गया, तशद्दुद किया। शाह साहब एबटाबाद से ताल्लुक रखते हैं और उसके अपने बेटे ने कहा है कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे, वो साइड पे थे, टीयर गैस शेलिंग हुई है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। और बताएं, उसके अपने बेटे की वीडियो फुटेज और वो सारी आई हुई है। ये तो झूठ का पल्लना इन्होंने बनाया हुआ है। और इंशाल्लाह हमारे साथी उनकी फैमिली के साथ भी इन टच है। हमारे अपने साथी हैं, हमारे एबटाबाद से हैं, हजारा के हैं, हमारी मतलब जिगर का, हमारे दिल का हिस्सा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अच्छा उमर साहब, एक सवाल बहुत लीडरशिप पे उठा है पिछले 3 दिन में, 4 दिन में, कि लीडरशिप कहाँ गायब रही। एहतजाज में कारकुनों को तनहा छोड़ दिया गया, बल्कि एक फुटेज भी आई है, अगर आप चंद सेकंड की अगर मैं आपको दिखा देता हूं और उन लोगों का बयान सुनवा देता हूं जिसमें वो शिकवा कर रहे हैं कि हमें यहां पर गिरफ्तार करके तनहा छोड़ दिया गया और एहतजाज के दौरान भी छोड़ दिया गया। जरा सुन लीजिए। ये लीडरशिप है जिन्होंने हमें इस काम पे लगाया है, उसने जस्ट हमें इसलिए लगाया है ताकि खुद एसी में बैठे और हम यहाँ पर जो ना ये घरों से दूर और हमारे घरों को पता नहीं और हम यहाँ पर बंदे। कोई पूछने आया है आप अपने आर्मी हमारी है और आज तक जब हम सेफ है ना तो इस आर्मी की वजह पाकिस्तान भी हमारा है और ये जमात जो है ना ये बिल्कुल इसका काम यही है। अच्छा, अब उसमें से 2 हिस्से हैं। एक तो एहतजाज के दौरान लीडरशिप का गायब रहना भी एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। पहले तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा और फिर अब कारकुनों को क्या हो रहा है। सबसे पहले असदुल्ला साहब ये मुझे बताएं कि जो लोग पहुंचे थे ये कुछ छाताबरदार फौज थी, मतलब ट्रांसपोर्ट पूरी केपी से, बाकी जगहों से हमारे एमपीएस मौजूद थे, हमारे टिकट होल्डर्स और हमारे फॉर्म 45 के जो हमारे एमएनएज और एमपीएस थे और हमारे तंजीम के लोग थे वो साथ थे। अली अमीन खान उनको लीड कर रहे थे। जिस तरह रुकावटें उन्होंने खोली हैं, बहादुरी करके 4 तारीख की रात लगा के 5 तारीख को वहां पे पहुंचे। ये कोई चिड़ियों ने या जिन्नात ने नहीं किया था, ये तहरीक इंसाफ के हमारे एमपीएस ने, हमारे वर्कर्स ने, अली अमीन खान ने, इन सारों ने की है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लीडरशिप मौजूद थी। नंबर 3 ये है कि एमएनएस को पार्टी की इंस्ट्रक्शंस थी कि वहां पे नहीं होना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं, नंबर्स गेम है। बशमूल मैंने पार्टी से, अपने चेयरमैन से, बाकी पूरी पॉलिटिकल कमेटी से, हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से, एमएनएस की तरफ से, उनकी रिक्वेस्ट, उनकी डिमांड सामने रखी कि हमें अलाउ किया जाए कि हम लोग जाएं। हमें इजाजत नहीं मिली। उन्होंने कहा नहीं, एमएनएस सारे के सारे अपने आप को सिक्योर करें। और यही वजह है कि क्योंकि हमें पता था कि हमारे खिलाफ फसलियत होगी। मेरे खिलाफ खुद तकरीबन 3 नई FIR जो है वो रजिस्टर हो चुकी हैं और 2 पुरानी जो 25 मई की थी वो भी खोल दी गई हैं और ये सारी की सारी दहशतगर्दी की हैं। तो मेरे खिलाफ मतलब हर जगह में केसेस पड़े हुए हैं और पर उसका मुकाबला हम लोग कर रहे हैं, ये तो मालूम है। और दूसरी बात ये कि ये आखिरी बात मैं कहता हूँ, कई बात कहते हैं कि जी लीडरशिप किधर थी। भाईजान, हम लोग सामने फ्रंट पे लीड करने वाले लोग हैं, फ्रंट पे होते हैं। हमने मारे खाई हैं, हमारे घरों पे रेड्स हुए हैं। परसों ही मेरा घर पे रेड हुआ है। हम लोगों पे बेताशा FIRs है, माली जानी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानियां लीडरशिप सारे MNAs MPs की। और उसके साथ साथ कोई ये बात करे तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जनाब आप अपनी फुटेज बना दें
कि कितने मुजाहरों में आप मौजूद थे और हम कितने में हैं, फिर हम लोग बात कर सकेंगे। सही है सर, लेकिन मैं चले दूसरे एमएनएस एमपीएस या टिकट होल्डर्स की बात नहीं करता, सिर्फ इस्लामाबाद ही की मैंने बहुत से कारकुनों को शिकवा करते देखा कि 3 टिकट होल्डर्स थे। एक आमिर मुगल तो ग्राउंड पर मौजूद थे, शोएब शाहीन और अली बुखारी तक नजर नहीं आए कहीं पर इस्लामाबाद में 3 दिन में। बिल्कुल मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे, उनकी फुटेज भी है, मैंने खुद देखी है, बिल्कुल मौजूद थे। मुख्तलिफ जगहों में होते हैं, हर एक आदमी जो है वो हाइड एंड सीक चल रही थी, कोई किधर था कोई किधर था, सामने आते थे जाते थे, डिस्पर्स होते थे, टीयर गैस शेलिंग होती थी, कोई कंटेनर पे चढ़ के कोई स्पीचेस का माहौल तो नहीं था ना, जलसा नहीं था, प्रोटेस्ट था। और फस्तायत का मतलब हदूद पार कर दी थी इस हुकूमत ने। सही है उमर साहब, मैं आईनी तरमीम के हवाले से बस थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा हूं, मगर एक छोटा सा ब्रेक मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस अगर कितने इम्कानात हैं आईनी तरमीम होने के, अगर कोई सेशन कॉल किया जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमर साहब। दोबारा मैं 2-3 चीज़ें बस आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो जो आपके आईनी तरमीम का मामला है, इस पर मुलाकातें फिर से शुरू, जैसे ही एहतजाज खत्म हुआ है फिर से हमने देखा कि हुकूमत के लोग मौलाना फजल रहमान से जाके मिल रहे हैं, इसहाक साहब की मुलाकात हुई है, पीपल्स पार्टी का वफ्द गया है। इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि एससीओ से पहले सेशन कॉल कर लिया जाए और आईनी तरमीम कराने की कोशिश की जाए? देखिए जी, असदुल्ला साहब, इनकी पूरी कोशिश है कि ये करें, पर इंशाल्लाह होगा नहीं। नंबर्स गेम होती है, इसलिए हमने अपने मेंबर्स महफूज रखे हुए हैं। ये करके देखें, हमारे ये हर जगह पे हाथ डाल रहे हैं, फस्तायत की हदूद इन्होंने पार की है, लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। केपी हाउस में ये इनके छापा मारने की वजूहत ही ये थी, मेंबर्स को, एमएनएस को अरेस्ट करना। तो जो साथी हमारे जो हैं या बाकी लोग हैं कि पूछते हैं कि जी एमएनएस किधर है, एमएनएस को हमने सिक्योर किया हुआ है, यही वजह है, हमें पता है ये जो फस्तायत की हदूद ये पार करें, ये इसी वजह से हमने अपने साथियों को सिक्योर किया हुआ है और ऑर्डर्स दिए हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि इंशाअल्लाह ताला नंबर्स गेम में ये पूरा नहीं होंगे। इनकी पूरी कोशिश होगी कि काजी फायज ईसा को ये एक्सटेंशन दिलवाएं और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कोर्ट का हेड बनाए और सिविल लिबर्टीज को खत्म करें। आर्टिकल 8 में, आर्टिकल 199 में तरमीम करें और बाकी आर्टिकल्स में भी, वो इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। लेकिन उमर साहब, अगर काजी फैसल साहब को बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का हेड बनाना है, तो वो तो एक फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी। अगर वो फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी तो वो तो उनकी रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है। तो आईनी तरमीम अगर एससीओ से पहले नहीं हो रही और बाद में हो जाती है, जैसे कि मौलाना वक्त मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें वक्त दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के वो हक में दिखाई देते हैं, तो काजी फैसल साहब की तो अपॉइंटमेंट उसके बाद भी हो सकती है। वो पपेट मास्टर्स और जितने भी लोग हैं ना जी, वो इंसान को वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके तो फेंक देते हैं, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे, इनको पता भी नहीं लगेगा इनके साथ हुआ क्या है। और ये दूसरे, इनका जो बिलावल इनका एरेंड बॉय बना हुआ है, उसको गोफर कहते हैं, गो फेच, तो आजकल वो बना हुआ है। तो ये सारे के सारे इस्तेमाल होके साइड पे हो जाएंगे। उमर साहब, आपके कुछ ऐसे लोग हैं क्या जिनसे आपका राब्ता नहीं है पार्टी का? 1-2 हैं, पर वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। वो 1-2 कौन है उमर साहब? मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। साहिवाल से उस्मान अली साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, इंशाल्लाह ठीक होंगे हमारे साथी। लेकिन इस बात का तो कोई खदशा नहीं है कि 8-10 लोग आपके तोड़े जा सकें? नहीं, नो वे। सही है। उमर साहब, एक मुसव्विदा आप तैयार कर रहे थे, क्या उस मुसव्विदे पर काम चल रहा है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर या अपने तौर पर, यानी आप भी कुछ आईनी तरमीम के हवाले से प्रपोज करना चाहते हैं? नहीं, हमारा तो आईनी तरमीम के अमेंडमेंट के हवाले से हम लोग इस वक्त इनके साथ नहीं है, वो हमारी इंटरनल वर्किंग है। हमारी कामरान मुर्तजा साहब JUI के और हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब राजा साहब जो है वो साथ हैं और वो देख रहे हैं कि आईनी तरमीम की जगह आपका जो लीगल इश्यूज हैं हमारे कवानीन में और रूल ऑफ लॉ के लिए वो कौन कौन सी चीजें हम लोग बेहतर कर सकते हैं। उमर साहब, इंटर पार्टी इलेक्शंस, सॉरी, जो आपके जो 2008 के इलेक्शंस हुए थे और फिर इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो आपकी 13 तारीख को एक, यानी आपने उस एतराज़ लगा और फिर 13 जनवरी को एक फैसला आया था जिसका एक दूरदराज नताइज हुए, यानी आपको कुछ से निशान ले लिया गया, उसकी अब अपील आ गई है, अपील सुनी जा रही है। काजी फैसल साहब वही 3 रुकनी बेंच उसकी अपील सुन रहा है। अगर फर्ज कीजिए आपकी दरखास्त नजरसानी की मंजूर हो जाती है, इसके क्या असरात मुरतब होते हुए आप देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि
आपका जो हमारा निशान गलत तरीके से छीना गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है। दीवार के साथ लगाना क्या, हमें दीवार के अंदर घुसने से कुछ नहीं होगा। और पब्लिक सेंटिमेंट आपके सामने है। पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रोक ऑफ अ पेन से खत्म नहीं होती हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो थ्राइव करेगी, वो बढ़ेगी, इलेक्शंस जीतेगी। फील्ड में हम लोग हैं और रहेंगे और वजीर आजम अगले जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब हैं। लेकिन सर ये तो तभी होगा ना जब नए इलेक्शंस होंगे, तो नए इलेक्शंस होने का तो फिलहाल कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। वो लोगों की सोच है, बहुत जल्दी हालात जिस तरफ जा रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपको 25 अक्टूबर के बाद लगता है कि हालात में तब्दीली हो जाएगी? बिल्कुल होगी। हालात इलेक्शन में क्या है, मेरे मरहूम वालिद साहब कहते थे कि पाकिस्तान मतलब न जिंदगी का पता लगता, मौत का पता लगता है और इलेक्शंस का भी कोई पता नहीं लगता, किसी टाइम हो सकते हैं। आखिरी सवाल उमर अयूब साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूं, वो ये है कि आप ये सब होप्स किस बुनियाद पर रख रहे हैं? इमरान खान साहब का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल नहीं रही है, आपके भी ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पाई जाती है, एहतजाज आपने करके देख लिए हैं और अभी शायद इस तरह के एहतजाज आप और भी कर लें, लेकिन एहतजाजों से तो हुकूमत ख़त्म नहीं हुआ करती। असदुल्ला साहब, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात सुनाता हूँ। मेरी होश मैंने संभाली है 4 साल की उम्र में। जब होश संभाली थी, मेरी पहले यादें हैं कि मैं पेशावर जेल में, मेरे वालिद साहब मरहूम वो मौत की कोठरी में थे, उनको 225 साल कैद सुनाई गई थी और वो वहां पे तो उनको मिलने के लिए मैं गया था, मिलने नहीं दे रहे थे और मैं जेल की सलाखों के ठुड्डे मार रहा था। मैंने वो चीज भी देखी है और उस हुकूमत को, भुट्टो साहब की हुकूमत को खत्म होते हुए भी देखा है। बहुत सारी चीजें देखी हैं। जो शख्स समझता है कि जी मैं इस वक्त ऑल एंड ऑल हूं, ऑल एंड ऑल सिर्फ रब्बुल इज्जत है कायनात में, बाकी सारी चीजें फानी हैं। जो अपने आप को फिरौन समझता है वो गया, जिसमें गरूर और आकड़ आती है वो गया। इनमें गरूर भी है, इनमें आकड़ भी है और ये दोनों चीजें जो है वो रब्बुल इज्जत को नहीं पसंद। और रब्बुल इज्जत खुद ब खुद रास्ते खोलते हैं। रब्बुल इज्जत मस्कीनी को समझते हैं, वो पसंद करते हैं, वो आजी को पसंद करते हैं, वो अवाम की आवाज को सुनते हैं। अवाम की आवाज इनके खिलाफ है क्योंकि इस वक्त मुल्क में महंगाई है, अफरा तफरी है और जबर, और रब्बुल इज्जत इन चीजों को नापसंद करते हैं। सर इस बात का कोई इम्कान या खदशा मौजूद है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाए या मुल्क को लाखिलाफी नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ये लगाएंगे तो उसकी रिपरकशंस भी फिर आप भुगत लेंगे। आप देख लीजिएगा बलूचिस्तान और केपी में जो हालात हैं, इन्होंने लगाए होश के नाखून देने, बहुत सख्त मुल्क को नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया उमर अयूब खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सबसे ज्यादा रद्दअमल आ रहा है वो आ रहा है कि जी केपी हाउस पर किस तरह से छापा मारा गया, ये तो वफाकी पुलिस की टेरिटरी नहीं बनती है, उनके पास ये इख्तियार नहीं है, इसके लिए जो तरीकाकार मौजूद है उसको फॉलो नहीं किया गया। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? उससे ये पूछना चाहिए कि आपकी कौन सी ये इख्तियार है कि आपने पूरे पाकिस्तान के कैपिटल पर किस तरह छापा मारा और दावा मारा। किस तरह आप दफा 144 और सारी रुकावटों के बावजूद आए और यहाँ मासूम लोगों के ले खुद चीफ मिनिस्टर भाग गया और उन मासूमों को यहाँ छोड़ दिया, इतना जुल्म कर दिया। किस कानून और किस आईन के तहत आप आ गए? जब इजाजत ही नहीं थी आपको तो आप किस तरह एंटर हुए? पूछो तो उससे चाहिए। और जब कोई इस तरह मतलूब लोग हो, वांटेड लोग हो, वो जहाँ भी वो जा सकते हैं और उनकी तफ्तीश कर सकते हैं। FIA वाले सिर्फ इस्लामाबाद में तफ्तीश नहीं करते, FIA वाले पूरे पाकिस्तान में करते हैं। ये भी उनकी गलतफहमी है। क्या FIA वाले वही मुजरिमों को नहीं पकड़ते? पंजाब में नहीं पकड़ते, KPK में नहीं पकड़ते, दूसरे जगहों में नहीं जाते अंदर। तो ये जब कोई मतलूब वांटेड हो तो किसी जगह जा सकते हैं, वो एक और बात है। मगर उनसे ये किस दलील से ये क्वेश्चन करते हैं कि किस कानून के? आप तो जरा कानून मानते नहीं, आप किस मुंह से कानून और आईन की बातें कर रहे हैं? आपने तो उसकी धज्जियां उड़ाए, आपने आईन और
कानून का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। आमिर खान साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये मैंने अभी मेरे साथ उमर अयूब साहब मौजूद थे, मैंने उनके सामने ये रखा कि भाई अगर किसी दहशतगर्द के या अफगानी के या असलहा के वहां पर मौजूद होने की इत्तलात हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी या होगी तो हम भी फिर सिंध हाउस पर या पंजाब हाउस पर यह कहकर छापा मार सकते हैं कि जी वहां पर तो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, इत्तलात ही हमारे पास। ये जिसकी हुकूमत भी हो और इस तरह हो तो उसको जाना चाहिए। अगर कोई इस तरह करते हैं तो हर एक को जाना चाहिए, उसका आईनी कानूनी इख्तियार है। ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ है कि अगर इस तरह कोई हो अंदर और वांटेड कोई हो तो ये तो आप सारे फिर वारदातें करे, मर्डर करे, सब कुछ करते और आए। बलूचिस्तान हाउस में चुप जाओ, सिंध हाउस में चुप जाओ, जीबी हाउस में चुप जाओ, कश्मीर हाउस में चुप जाओ और या केपी हाउस में चुप जाओ और जितने वारदातें और सब कुछ करते हो करके कोई आपसे पूछ गछ करने वाला नहीं होगा। ये तो उनका कोई मंतक नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। और उनसे इस सवाल पूछना है कि आपने किस तरह इस तरह इस्लामाबाद पर दावा बोला और कितने इतने लोगों को इस्लामाबाद और पिंडी को मफलूज बना दिया, कितनी आवाम की नुकसान की, कितने एक बेगुनाह के खून को बहा दिया, कितने लोगों का रोजगार और सब कुछ बंद किया, कितने मरीजों को आपने तकलीफ पहुंचा दिया, कितनी फ्लाइट्स वाले में जाने को आपने तकलीफ पहुंचा दिया। तो किस मकसद के लिए, किस मिशन के लिए, फॉर व्हाट? ये जो उसको जवाब देना चाहिए कि किस मकसद के लिए और उनका कौन सा टारगेट है। अगर जलसा तो उन्होंने 1 महीना पहले या जलसा किया 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद की हुदूद में, तो दोबारा इस्लामाबाद में दावा बोलने की क्या तुकबंदी थी कि या मलेशियन वजीर आजम भी है हो या आप देख लेंगे ईसीओ का कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है और सारे इन हालात में आप आते और इस तरह एक मैसेज देते, सारे रुकावटों को तोड़ते। आपका तो ये मकसद था कि ये रुकावटें हम तोड़ डालेंगे तो हम पर फायर या गोलियां बरसेंगे इन बेगुनाह लोगों पर और बेगुनाह लोग शहीद होंगे, मर जाएंगे। मगर अल्लाह ताला का एहसान था, आपका वही मकसद पूरा न हो सका। आपका प्लान ये था कि दफा 144 नाफे से हर किस्म की रुकावटें खड़े हैं, इस्लामाबाद आर्मी को हैंड ओवर किया गया है। तो इसके बावजूद अगर आप जाते हैं तो रिएक्शन आएगी, रिएक्शन ये आएगी कि लोगों को लाशें गिरेंगे। तो फिर लोग आप जैसे कि सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ये एहतजाज किया गया, तो तहरीक इंसाफ कहती है कि जी आईनी तरमीम जो हो रही थी उसको रोकने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। तो आईनी तरमीम अब हो रही है सर या नहीं हो रही है? ये तरमीम एहतजाज से नहीं रुकवाए जाते हैं, वो तो एक मेजॉरिटी है और पार्लियामेंट के मेंबर्स है और वो जिस तरह 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो उनके साथ बात से होती है। ये बार एहतजाज और सड़कों से नहीं होती। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप सड़कों पर आ जाए तो आप वो तो वोट तो मेंबर को देना है, जो मेंबर है, जो पार्टी है, वही लोग है, वही अगर मेजॉरिटी हासिल हो तो क्या रहेगा, अगर मेजॉरिटी नहीं हो तो मजीद कंसेंसस जारी रहेंगे। सूरत हाल क्या है? आईनी तरमीम क्या होने जा रही है और एफसीओ से पहले हो रही है? आईनी तरमीम तो किसी हुकूमत का इख्तियार है, अगर उसके साथ मेजॉरिटी हो। पहले भी इतनी तरामीम हो चुके हैं। आप 73 की आइन में देख ले कितनी अमेंडमेंट्स आए हुए, वो तो एक और बात है। मगर उनमें जिससे ज्यादा कंसेंसस हो सकते हैं, ज्यादा लोगों को एतमाद में ले सकते हैं और मुल्क और कौम की बेहतरी में तरामीम किसी भी वक्त हो सकते हैं। तो उस पर तो इसमें अभी जो जारी है जी, अभी जो खबरें हैं कि 7 MNAs और 5 सेनेटर्स कम पड़ रहे हैं आईनी तरमीम लाने के लिए, इस वक्त नंबर क्या है? नहीं, मुझे ये पता नहीं है कि कितने नंबर है, न मैं उसका पार्ट हो, हिस्सा हो। मैं एक जरूर मेरा वोट और ये लोगों से जो अपने केपी के हम 4 MNAs केपी से, P मिलन के दूसरे जो हमारे लोग हैं उनकी जरूर बकाया। मुझे इसका पता नहीं कि कितने मेंबर है और ये कैलकुलेट करता हो कितने कम है ज्यादा है। मगर हमारी एक जनरल पॉलिसी है कि जितना ज्यादा लोगों को एतमाद में रह सकता है, कंसेंसस आ सकते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा को एतमाद में रहना चाहिए और कंसेंसस से तरामीम कौमी और मुल्क की मफाद में लाना चाहिए। और ये कंसेंसस अगर 25 अक्टूबर के बाद डेवलप हो पाता है, जल्दी नहीं हो पा रहा सर, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। ये कोई बात तो नहीं है कि कोई डेडलाइन है कि ऐसे आगे हो ऐसे पीछे हो। ये तो एक सिस्टम है, निजाम है, चलता रहेगा। सही है। आप यानी आपके ख्याल में से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो हैं सर, वो अभी तैयार दिखाई नहीं दे रहे, उनसे बात कहां तक पहुंची है? मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, अभी हमारे साथ वही जो पलस्तान पन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे थे, मौलाना साहब ने वही स्पीच भी की और जरदारी साहब भी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उसमें आए थे, उनसे मिले भी वही। तो ये बात उसकी अपनी पार्टी है, अपने एक सोच है, अपने एक फिक्र है।
उसकी अपनी एक लीगल टीम है, तो दूसरे लीगल टीम के हमारे जो लीगल टीम है उनके साथ आपस में मुज़ाकरात में थे और फिर भी रहेंगे। ये हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात नेगोशिएशन पर यकीन रखते हैं और जो भी चीज़ में जितने ज्यादा लोग शामिल हो जाए तो मुल्क की मफाद में होगा और बेहतर होगा। ये तो और बात है, एक तो पीटीआई वो तो पार्टी नहीं। आज इसी तरह चीज से इनकार करना, बाइकाट करना, फलस्तीन पर कॉन्फ्रेंस हो उसे भी बाइकाट कर दिया। उसका तो न मुल्क के साथ काम है, न इस्लाम के साथ काम है, न और कुछ। उनका तो वही एक एजेंडा है, बस कैदी को इधर करो, कैदी 804 को उधर करो। आज इसका कोई तुक बनना है, कोई जस्टिफिकेशन बननी है कि जब आप इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, आप मेंबर है, आपकी हुकूमत है, वही तो आप किस तरह फलस्तीन की आज मौलाना फजल रहमान से भी थे, जो सुन्नी इत्तेहाद का सरबराह भी था, जितने भी पार्टियां थी, जमात इस्लामी वाले हमारे साथ गवर्नमेंट में तो है नहीं, हमारे अपोजिशन में वो भी थे, सारे पार्टी था, बगैर इस एक फितने के कि ये इसमें शामिल नहीं थे। तो उसका तो सोच फिक्र अपना है, उस पर क्या बात की जाए। वो अगर कश्मीर पर बात आती है तो उसको भी अपोज करते, एजेंडे के इसका हिस्सा नहीं होते। फलस्तीन पर बात आते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इतनी दबंग तकरीर की, बात की, वॉकआउट किया, उनकी नुमाइंदगी की और बाहर उनके जियाले खड़े थे, न्यूयॉर्क में नारे लगा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ और सबके खिलाफ। तो ये तो इसी टाइप के लोग हैं, उसका कोई सोच फिक्र है नहीं। उसके बारे हम क्या कहें, ये जो कल उसकी चीफ मिनिस्टर ने किया है, ये कोई करने वाला काम है? क्या आकर और अपने लोगों को यहाँ छोड़ दिया, मासूमों को, और खुद बुरखे में भागकर वापस चला गया और क्या कहता है कि उसको किडनैप किया गया है। अचानक असेंबली में नमदार हुआ, फिरा और इस अपने आप से फिल्मी अदाकार बना के मैं 12 जिलों से 14 जिलों से, ये कोई बात है? सही है। नहीं तो अमीर मकान साहब, जैसा कि हुकूमत के पास ये इतलात है कि उसमें अफगानी भी थे, उसमें दहशतगर्द भी थे, उसमें असलहा भी था और वो सारी चीज़ें भी लेकर आए हुए थे, तो क्या आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का सामान पूरा है आपके पास? नहीं, मतलब है कि ये आप देख ले, हुकूमत का काम हुक्मरानी करना होता है, अवाम के मसाइल हल करने होते हैं, अपने मुल्क में दूसरा मुल्क बनाना नहीं होता है। फेडरेशन के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडा के फेडरेशन के खिलाफ काम करना नहीं होता है कि आप आ जाए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे, इदारों को बदनाम करे, दूसरा सारा काम वही करे। ये खुलकर स्टेटमेंट दे रहे कि हम अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करेंगे, ये स्टेटमेंट दे रहे टीटीपी से खुद मुज़ाकरात करेंगे। तो आया इस तरह अगर हर एक सूबा इस तरह स्टार्ट ले ले तो अंजाम क्या रह जाएगा? मुल्क किधर रह जाएगा? पाकिस्तान किधर जाएगा? तो ये मतलब है कि उसकी अपनी, आप कहते अफगानी अगर थे भी तो वो तो मजदूरी, वो खुलकर पैसे अली अमीन ने खुद आपके ने वो नोटे और वीडियो भी देखी कि खुद पैसे लोगों पर तकसीम कर रहे थे कि 2 दिन का दिहाड़ी ले लो, 3 दिन का दिहाड़ी ले लो, दिहाड़ी पर लोगों को लाना। सरकारी वसाइल सारी दुनिया ने देख लिए। अगर आप कोई सियासी जलसा करता है तो फिर सियासी अंदाज से हमारे उस गरीब सूबे के वसाइल न लूटे कि वही वसाइल, उनके रिसोर्सेज जो भी कुछ है, टैक्स का पैसा है वही, और आप सारे मुलाजिमीन को यहाँ लाना और इसकी 11, 22 के इतने सैकड़ों गाड़ियों को लाना, दूसरे इनको लाना, ये सब कुछ सबके सामने आ गया। और आज हमने कह दिया, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि उन लोगों का भी त्योहार से आगे रास्ता नहीं है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी कि किस अफसर ने क्यों दिया है। ये अली अमीन की तनख्वाह ले रहे हैं या इमरान खान से तनख्वाह ले रहे हैं, ये कौम के टैक्सों से जो भी आमदनी है, कौम के खून पसीने से उसका तनख्वाह ले रहे हैं, और ये पाकिस्तान के आईन का तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने हल्फ लिया है, तो उसको वही वफादारी कर लेनी चाहिए, न कि इंटी स्टेट काम कर लेना चाहिए और एक फर्द वाहिद की वफादारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, जो कुछ पिछले 3-4 दिन में हुआ है, अली अमीन गंडापुर साहब का एपिसोड और उसके बाद फिर उनकी कल की असम्बली में तकरीर, आज तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है शेषोपंज में है, अगले लाहे अमल भी तय नहीं हो पा रहा, और जो गुजरे दिन हैं उसके इवेंट्स के बारे में भी कुछ उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे ठीक से। आपके ख्याल में क्या खोया और क्या पाया है पिछले 4 दिन में तहरीक इंसाफ ने? लेकिन एक चीज तो तय है कि जो तरीके इंसाफ है वो इस वक्त जो वर्कर है पीटीआई का,
उसको और इमरान खान के दरमियान में कोई कार्डर एग्जिस्ट नहीं करता। सो जो भी इमरान खान कहेंगे, पहले पिंडी में प्रोटेस्ट हुआ, अब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और बड़े इफेक्टिव प्रोटेस्ट हुए। आप सिर्फ ये देखें कि सिर्फ इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले जो लिस्ट है वो 1000 से ज्यादा के लोगों की है और सारे मुकामी हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो एहतजाज की कैपेसिटी है वो तो पीटीआई ने बार बार शो की है जी। हाँ, ये मुसल्ला एहतजाज नहीं कर सकते, ये कोई ये नहीं कर सकते कि मिलिटेंट ही हो जाए और बंदूकें तोपें लेके चले जाए, वो ये नहीं कर सकते, होना भी नहीं चाहिए सियासी जमातों से। सियासी जमातों को उस हद तक के लोग सोचें कि जब तक पिस्तौल बंदूकें नहीं होंगी यहाँ पे तो किसी ने एहतजाज ही नहीं करने देना। तो एक तो ये उनका गेम तो डेफिनेटली है। और लूज अभी ये कहना कि ये जो कल परसों 24 घंटे में जो हुआ है इसके ऊपर असल में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए ना असद, आपको भी अंदाजा है कि देखिए जो हालात है थे उसमें एक फ्लाइंग कोच में बैठ के अली अमीन गंडापुर साहब का रेड जोन के अंदर एंटर होना और खैबर पख्तूनख्वा घर तक पहुंच जाना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जो स्टोरी सुनाई है कि किस तरह से जेम्स बॉन्ड 007 की तरह वहां से वो निकले, वो भी जाहिर है बिलीवेबल नहीं है। सो सच जो है वो के दरमियान में है। तो अब हमें ये नहीं पता कि इस दोनों में दरमियान में ये जो हकीकत है वो किधर खड़ी। तो आपने जैसा कि कहा कि जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं वो सच नहीं है या उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता, तो क्या फवाद साहब उनसे ये तवक्को इस वक्त रखनी चाहिए कि वो सारा सच बयान कर देंगे? यानी ये क्या उनके लिए मुमकिन भी है प्रैक्टिकली या नहीं? नहीं, उनसे भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी तरफ इस वक्त हुकूमत भी कौन सा कुछ सच बोल रही है। वो कह रहे हैं जी वहां से निकले, वो उमर अयूब साहब के घर चले गए, उमर अयूब के घर से गाड़ी में बैठ के, देखिए ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बातें। हुकूमत की भी बातें जो है वो अभी नाकाबिले यकीन है और अली अमीन गंडापुर साहब का बयान भी नाकाबिले यकीन है। तो इसका मतलब ये कि सच की दरमियान में है, वो अभी हमें उसकी नोयत पता नहीं है। आज जाहिर है इमरान खान साहब से भी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है, वो चीजें भी हुई हैं। सो लेट्स सी, अभी मैं अगले 48 घंटों में 72 घंटों में हमें कुछ ना कुछ एहसास पता चल जाएगा कि क्या है मामला। फवाद साहब, इस वक्त जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारा एहतजाज जारी है, हमने उसको कॉल ऑफ नहीं किया, एहतजाज को कॉल ऑफ भी नहीं किया, लेकिन एहतजाज हो भी नहीं रहा। ये भी नहीं कहा जा रहा कि हम मजीद काफिले ला रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान से राब्ता कटा हुआ है और वो कहते हैं कि जी इमरान खान तो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं कि क्या करना है, यानी मजीद इंस्ट्रक्शन की जरूरत भी नहीं है। अभी उमर अयूब साहब मेरे साथ थे, वो यही कह रहे थे। तो ऐसे में फिर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या दिखाई देती है आपको? नहीं, अब एहतजाज तो फौरी तौर पर जाहिर है दोबारा रिज्यूम नहीं हो सकता। और एहतजाज से पहले अब तो पीटीआई को अगर एहतजाज करना है तो जाहिर है उन्हें पहले अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी देनी पड़ेगी और उस कुर्बानी के बाद ही वो एहतजाज पे अब दोबारा मोड में आ सकते हैं ना, उससे पहले आना तो बड़ा मुश्किल है। और अब जो अगला मरहला है वो तो है आईनी तरमीम का, और उस पे देखते हैं कि क्या कंप्रोमाइज हुआ है। क्योंकि अब जो इतलात हैं या इस्लामाबाद के जो हल्के जो बात कर रहे हैं बार बार, वो तो ये कह रहे हैं कि फायज ईसा साहब अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो अब उस दौर से निकल गए हैं। तो क्या अगर फायज ईसा साहब दौर से निकल गए हैं तो फिर इस आईनी तरमीम का क्या होगा? क्योंकि अभी आज कामरान मुर्तजा साहब और जो हमारे फजलुर रहमान साहब की भी मुलाकातें हुई हैं। अब देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान इस तरमीम की अगर हमायत करेंगे तो वो क्या शराइत मनवाएंगे। बट आई थिंक इस हफ्ते की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि एक तरफ तो जुडिशरी का ये जो पैकेज है, जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये अगर हुकूमत ला सकती है तो क्या मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ला सकती है? मेरा अब भी ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान के बगैर 26वीं आईनी तरमीम आना मुमकिन नहीं है और लाजमन उन्हें हुकूमत को अपनी साइड पर रखना होगा। और दूसरी तरफ ये जो मामला है कि अली अमीन गंडापुर क्या कुछ कंसेशंस खोल पाए हैं इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत हुई है, या कि जो है ये अली अमीन गंडापुर साहब को प्ले अप किया गया है, उन्हें प्ले ऑन किया गया है। ये दोनों चीजें अभी अगले 72 घंटों में मुझे लगता है
कुछ ना कुछ शुद्ध इसकी आएगी, तो फिर हम देख पाएंगे कि आगे कैसे चलते हैं। फवाद साहब, ये 25 तारीख जो है 25 अक्टूबर, इसको ट्रिकी माना जा रहा है ना कि 25 अगर गुजर गई, और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि अभी मुझे काजी फैसल साहब इस दौड़ में शरीक नहीं लगते हैं, लेकिन अगर 25 के बाद भी आईनी तरमीम होती है, मान लीजिए कि काजी फैसल घर जा चुके होंगे, तो क्या इस बात का इम्कान मौजूद नहीं है कि एक फ्रेश अपॉइंटमेंट के तौर पर आईनी अदालत जो बनेगी उसमें किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है और उस दौड़ में फिर काजी फैसल भी हो सकते हैं? नहीं, वो तो देखे ना, जो बिलावल साहब ने भी बात कही है वो ये कही है कि 25 के बाद फिर मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो जाएंगे तो फिर बेंच बनाने का इख्तियार उनके पास चला जाएगा, और एक दफा बेंच बनाने का इख्तियार शिफ्ट हो गया फाइज ईसा साहब से मंसूर अली शाह साहब की तरफ, तो फिर आईनी तरमीम लाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर ये जो अक्सरियती जजेस हैं ये बड़े तगड़े हो जाएंगे, सो ये तो फिर नहीं होने देंगे। चाहिए सर, ये बताएं कि नोइंग इमरान खान, आप ज़ाहिर है बड़े करीब से आप इमरान खान को जानते हैं, आपके ख्याल में इस सारे एपिसोड में जो पिछले 3-4 दिन में हुआ है, वो अलीमीन से खुश होंगे कि हाँ डी चौक पहुँच के तो दिखाया है और इतनी ज़बरदस्त रुकावटें अबूर की हैं, या वो उनसे नाराज़ होंगे कि आप पहुँच गए लेकिन आपने एहतजाज ख़त्म कर दिया? लेकिन इमरान खान की जो हमेशा से, आप भी उनको बड़ा पॉलिटिक्स उनके करीब से आप देखते हैं, इमरान खान ने कभी लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो अवाम का एक जज्बा है या जो राय है, उससे हट के कभी उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने कभी अपना मौकफ अवाम के मौकफ से बहुत परे नहीं रखा। इसलिए जरदारी और नवाज शरीफ वगैरह इसीलिए तो देखे ना पिट गए हैं इमरान खान की पॉलिटिक्स के आगे, कि उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है नवाज शरीफ और इमरान खान को कि लोग क्या सोचते हैं, या उनको परवाह भी नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वो ये एक आई वुड से एक सॉफ्टवेयर है नवाज शरीफ और जरदारी का, और वो अपडेट नहीं हो रहा, वो उसी के ऊपर अभी तक जो है वो 80s की और 90s की पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। लेकिन इमरान खान तो ये नहीं करते। इमरान खान तो बहुत ज्यादा अवाम की जो उमंगे हैं उनके करीब रह के पॉलिटिक्स करते हैं, उनके राय के बड़े करीब रह के पॉलिटिक्स करते हैं। और आपने इसीलिए देखा होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो रोज एक दफा, कई दफा तो दो दफा जो है वो तर्जुमानों की मीटिंग होती थी, और उसमें इमरान खान बताते थे कि क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, हमसे पूछते थे कि क्या इशू चल रहे हैं, क्या मामलात हैं। सो ही वाज वेरी सेंसिटिव अबाउट मीडिया ओपिनियन, ही वाज वेरी सेंसिटिव अबाउट पब्लिक ओपिनियन। सो जरदारी साहब और नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में तो आपको अवाम नजर ही कहीं नहीं आते। सो इमरान खान ने तो जो भी पॉलिटिक्स करनी है वो लोगों की एस्पिरेशंस के नज़दीक ही करेंगे। सही, लेकिन फवाद साहब, इमरान खान और मुक़्तदरा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें इमरान खान ने सब कुछ करके शायद देख लिया है। यानी उन्होंने मुज़ाकरात की दावत भी देख ली, उन्होंने ये भी कहा कि, और उन्होंने सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करके देख ली, सख्त तरीन एहतजाज भी करके देख लिया, और अलीमा खान के ज़रिए और बाकी लोगों के ज़रिए दरख्वास्त भी करके देख ली। लेकिन ताल्लुकात तो वहीं जूं के तू हैं, वहीं के वहीं हैं। ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? ताल्लुकात तो जो कि तो कशीदा तो हैं, लेकिन और ये बात ठीक है आपकी कि इमरान खान और इस साइड से जो कोशिशें हुई हैं उसमें भी उन्हें कामयाबी जो है वो नहीं मिली। लेकिन मसला तो यही है कि आखिर वो क्या मैकेनिज्म हो कि जिससे हम पाकिस्तान को नॉर्मल कर सके, और पाकिस्तान को नॉर्मल आप इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर तो नहीं कर सकते। 2/3 पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है, और ये झटके लगते रहते हैं। कभी लगेगा आपको कि पीटीआई कमजोर हो गई है, कभी आपको लगेगा ये ना करते वो कर देते तो बेहतर था, बट फैक्ट इज दैट इमरान खान रिमेन्स द मोस्ट रेलिवेंट पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान, और 2/3 पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ फवाद चौधरी मौजूद थे। उमर अयूब साहब की राय इस प्रोग्राम में आपने बहुत तफसील से सुनी है, अमीर मुकाम साहब की राय भी सुनी है। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।